नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर गाज़ियाबाद के एक प्रसिद्ध कोचिंग का एजुकेटर एंड शशि जीएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आज हम जानेंगे डेली की तरह एक स्पेशल टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो स्पेशल टॉपिक रहेगा लास्ट में हमारा, वो रहेगा आपका पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक प्रश्न पूछा गया और पाकिस्तान के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है। तो दोस्तों, आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो शशि जीएस एकेडमी के करंट अफेयर्स के ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप में आपको लिखना है करंट अफेयर्स ग्रुप। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, हम करंट अफेयर्स के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे और डेली पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यदि आपको ऑफलाइन कोर्स करना है, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग लेना है, तो आप आ सकते हैं गाज़ियाबाद के विजयनगर बाईपास के पास। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इट्स आवर वेबसाइट यू कैन सर्च ऑन गूगल पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर इसका क्या होगा, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा हमारा, यानी कि 4 दिसंबर। 4 दिसंबर इसका आंसर होगा। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर। आइए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी जो डिटेल है। तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना, नौसेना मतलब नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी की बात की जा रही है, नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके साथ ही इसमें क्या होता है, एक ऑपरेशन ट्राइडेंट को मनाने के लिए भी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में दरअसल, ठीक है। और इसी दिन एक ऑपरेशन चलाया गया था कराची हार्बर बंदरगाह पर। कराची में एक हार्बर बंदरगाह है दोस्तों, उसी पर हमला करने के लिए 1971 पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्राइडेंट, और इसी के अवसर पर मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों, ठीक है। तो यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों, किस राज्य ने उग्रवाद द्वारा तबाह तबाह हुए जंगलों में अपना छठवां राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है कि क्या नाम होगा उसका, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, कहा जा रहा है कि किस राज्य ने उग्रवाद द्वारा तबाह हुए जंगलों में अपना छठवां राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, आपका असम राज्य है। असम राज्य ने ऐसा करने के लिए प्रस्ताव दिया है, यानी कि एक एक उद्यान, ठीक है, एक उद्यान मतलब क्या हो गया, एक नेशनल पार्क खोलने के लिए, स्थापित करने के लिए। क्योंकि क्या हुआ था, राज्य ने उग्रवाद द्वारा तबाह हुए जंगलों, देखो जो वहाँ पर उग्रवादी लोग होते हैं उनके द्वारा जंगल तबाह हो चुके हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ की लकड़ियाँ काटना और वहाँ के जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको क्षति पहुँचाना, तो ऐसे लोगों की वजह से क्या हुआ, जंगल तबाह हो चुके हैं। तो असम सरकार ने कहा कि हम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्ताव देते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। इसके डिस्क्रिप्शन में कहा जा रहा है कि असम सरकार ने एक उग्रवाद ग्रस्त आरक्षित वन में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यदि मंजूरी दे दी जाती है तो दोस्तों यह राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। यह राज्य का कौन सा उद्यान होगा, छठा उद्यान होगा। और यह मंत्री परिमल सुकलब्या ने बताया कि रायसेना नेशनल पार्क को मंजूरी देने की प्रक्रिया कर दी गई है। तो दोस्तों, ठीक है, और उन्हें मानस नेशनल पार्क में नए पार्क के नक्शे का अनावरण भी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर है, कहाँ पर है, आपका असम में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए दोस्तों। कहा जा रहा है कि
थुम्बल जिले में नोकपोक सीक माई क्या है, सीक माई पुलिस स्टेशन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन बन गया है। ये कहाँ का है यानी कि किस राज्य का है दोस्तों, तो ये है आपका मणिपुर का। मणिपुर की पुलिस का, मणिपुर पुलिस जो है यानी कि एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है, और उस स्टेशन का नाम है मणिपुर में, उस स्टेशन का नाम है दोस्तों थंबल जिले में नोकपोक सिकुमार पुलिस स्टेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा पुलिस स्टेशन है, जो लोगों की समस्याओं को सुनता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है। दरअसल क्या होता है, इसलिए कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, मणिपुर दोस्तों। तो आप केरला के बारे में तो जानते ही जानते थे, लेकिन मणिपुर जो भारत का एक अच्छा पुलिस स्टेशन माने जाने वाला है दोस्तों, वो है नोकपोक सीक माई पुलिस स्टेशन। सीक माई पुलिस स्टेशन जो देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन बन गया है, और राज्य में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बन गया है। इसके बारे में बात करें तो यह रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो पुलिसिंग व्यवस्था है, हमारी पुलिसिंग व्यवस्था जो है पूरे राज्य की जो होती है वार्षिक जारी की जाती है। और कब से जारी की जा रही है, 2015 से। ठीक है, कि कौन सा पुलिस स्टेशन कितना अच्छा काम कर रहा है, या किस राज्य की पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है हमारे देश में दोस्तों। ठीक है, मणिपुर के थिम्बल जिले में नोकपोक पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है। और साथ ही तमिलनाडु के सलेम शहर के सुरमंगलम के ऑल महिला पुलिस स्टेशन को दूसरे स्थान दिया गया है, और अरुणाचल प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस को तीसरा स्थान दिया गया है। पहले देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, पहले स्थान पर आपका मणिपुर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की पुलिस, और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य के तीनों ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ही राज्य के पुलिस व्यवस्था जो है, जो पुलिसिंग व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, जो दोस्तों वो लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से वो लिस्ट में शामिल हुए हैं, यानी कि ऐसी उनकी रैंकिंग आई है दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो है पुरी यानी कि उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। यह देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल है जो इस वर्ष मनाया जाने वाला है दोस्तों, वो नौवा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों, 9वां संस्करण है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। यह फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जाने वाला है दोस्तों, 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चंद्रभागा समुद्र तट पर, और साथ ही साथ कोणार्क पुरी उड़ीसा भारत में आयोजित किया जाएगा। कोणार्क के बारे में आप जानते हो, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कोणार्क मंदिर के पास, और बहुत सारी डिटेल है जो कि एक तरीके से आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हमें जानने वाली नहीं चीज़ें हैं, सिर्फ हमें इतना ही जानना है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वास्थ्य साथी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। स्वास्थ्य साथी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है दोस्तों, ममता बनर्जी हैं। ठीक है, श्रीमती ममता बनर्जी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो यह एक बीमा योजना है। कैसी योजना है, स्वास्थ्य साथी योजना कैसी योजना है दोस्तों, बीमा योजना है, जो 2016 में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहले जब 2016 में लॉन्च किया गया था तो बहुत ज़्यादा इसे कवर नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे पूरी आबादी को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। पहले 2016 में जब लॉन्च किया गया था, कुछ ही जो तो पश्चिम बंगाल के कुछ ही ज़िलों में सॉरी कुछ ही ज़िलों तक इसे एक तरीके से, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो पहले जब इसे लॉन्च किया गया था 2016 में, तब इसे क्या हुआ था, तब उसे कम ही जिलों तक कवर किया गया था। लेकिन बाद में क्या किया, यानी कि जब ये चर्चा में आया दोस्तों, तो इसे अब पूरे राज्य में कवर करने के लिए विस्तारित कर दिया गया। साथ ही इसमें क्या होगा, देखो इसमें प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा, जिससे कि उन्हें उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी दवा करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आयुष्मान योजना है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, उसी तरह बिल्कुल स्वास्थ्य साथी योजना है, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है, 2016 में लॉन्च किया था। ठीक है, यह एक बीमा योजना है।
इस इतना ही हमें ध्यान रखने वाली बात है। और देखो साथ ही साथ आप राज्य संचालित, देखो आप राज्य द्वारा जो संचालित अस्पताल है उसमें तो आप दवा करा ही सकते हैं, लेकिन यदि आपको निजी अस्पतालों में जाना है तब भी यहाँ जो आपका कार्ड बनेगा या जो आपकी बीमा होगी, ठीक है, यहाँ वहाँ पर भी काम करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइम मैगजीन के पहले, इसको आप याद रखिएगा, इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों, कि टाइम मैगजीन के पहले किड ऑफ द ईयर का नाम किसे, किड ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है दोस्तों? तो है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को अभी हाल ही समय में क्या किया गया, टाइम मैगजीन के पहले किड ऑफ द ईयर, किड ऑफ द ईयर का मतलब बच्चों वाला, ठीक है, बच्चों का, इन्होंने बच्चों में बहुत अच्छा काम किया है, या बच्चों, ये बच्चे ही हैं, एक तरीके से बच्चे ही हैं जिन्होंने उसके संदर्भ में भी बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। अभी मैं बात करूंगा किस में काम किया है, ठीक है। तो इन्हें क्या मिला है, किड ऑफ द ईयर मिला है अभी हाल ही समय में दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके बारे में कि आखिर ये है क्या। टाइम मैगजीन के पहले किशोर नाम के किशोर वैज्ञानिक ने, पहले एक नाम था जिनका नाम था किशोर, और किशोर नाम के एक वैज्ञानिक ने क्या, वैज्ञानिकों और आविष्कारक ने कहा कि वह दूसरों और दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए हल करने के लिए विचारों के साथ आने वाले प्रेरित की उम्मीद करते हैं। लेकिन गीतांजलि, जो 15 साल की गीतांजलि है राव ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है दोस्तों, जिसमें क्या होगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ गीतांजलि के बारे में। इसमें क्या दरअसल है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसमें क्या है कि पीने के पानी में सीसा और साइबर बुलिंग का पता लगाने वाला ऐप लॉन्च किया है। किसने, गीतांजलि ने बताया कि पानी में जो सीसा पाया जाता है, कई बार क्या होता है पानी में सीसा पाया जाता है, और साइबर बुलिंग नामक एक चीज़ें होती हैं, उसका वो मिलता है पानी में। तो इसके लिए एक ऐप जारी कर दिया गया है, यानी कि इन्होंने एक ऐप बनाया है जिसके माध्यम से हमें पता चल सकता है कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की जैसे सीसा, साइबर बुलिंग जैसे चीज़ें तो नहीं मिली हैं। ठीक है, तो इसको बताने में इनका ऐप जो है सक्षम है दोस्तों। नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करते हैं अगला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दोस्तों, पीएम के फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पीएम के फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो है कुलदीप हांडू जी को। कुलदीप हांडू जी को पीएम के जो फिट इंडिया मूवमेंट, एक अभी हाल ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना या एक मूवमेंट लॉन्च किया, एक अभियान लॉन्च किया फिट इंडिया के नाम से। ठीक है, और उसी अभियान का जो एक तरीके से राजदूत नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है, कुलदीप हांडू को। ठीक है, कुलदीप हांडू के बारे में आइए हम बात करते हैं कि कुलदीप हांडू कौन थे। दरअसल क्या हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी, इन्हें क्या मिला है, प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसे, कुलदीप हांडू को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। तो जो कि मैंने आपको बता दिया, मिस्टर हांडू जो टीम इंडिया के बुश कोच भी रह चुके हैं दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में भी ये सेवारत हैं। और यह बताया गया है कि 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो हमें 2 पॉइंट याद रखना है, फिट इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, 2019 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसके राजदूत प्रथम कौन है दोस्तों, कुलदीप हांडू जी हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है बस। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यहाँ पर क्या कह रहा है, बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है दोस्तों? बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं इसके डिटेलिंग में दोस्तों। तो 4 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को ग्लोबल स्तर पर बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अपनाया था। यानी कि बैंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 19 दिसंबर को 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अपनाया था। और 4 दिसंबर को देखो यहाँ पर 19 दिसंबर अभी आया नहीं है, 19 दिसंबर को एक तरीके से अपनाया गया है। ठीक है,
सॉरी 2019 में अपनाया गया था। ठीक, यहाँ पर हमने सोचा 2020। तो इस जिसने 4 दिसंबर को बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित कर दिया दोस्तों। ठीक है, इस दिवस को बहुपक्षीय विकास बैंकों को और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के विकास की सतत समीक्षा और वित्त पोषण जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता के लिए मनाया जाता है दोस्तों। देखो इसको मनाने से क्या फ़ायदा होगा। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बैंकों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, और साथ ही साथ एक बैंक दूसरे बैंक के साथ इंटरकनेक्ट हो पाएंगे, और राज्य के साथ एक राज्य यानी कि एक देश दूसरे राज्य के साथ अच्छे से संबंध बना पाएगा, और एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे कि क्या होगा, बैंक मजबूत होंगी। जो एक तरीके से हमारे यहाँ भगौड़े लोग होते हैं, ऐसे इस तरह के भगौड़े लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी पहले ही। ठीक है, तो ऐसे दिवस मनाने से क्या होता है, देखो जब दिवस मनाया जाता है तो क्या होता है, लोगों का आकर्षण बढ़ता है, लोगों का उस पर ध्यान जाता है, और जब लोगों का ध्यान जाता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है, मजबूती आती है उस चीज़ों में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और 9वां प्रश्न की बात करें तो किस देश के साथ हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता यानी कि MOU हस्ताक्षर किया गया है, और किस देश के साथ भारत ने किया है, तो वो है आपका USA के साथ। किसके साथ दोस्तों, USA के साथ भारत ने अभी हाल ही में क्या किया है, बौद्धिक संपदा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन पर क्या, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर अभी हस्ताक्षर किया है, MOU साइन किया है। किसने, भारत ने किया है। किसके साथ दोस्तों, USA के साथ। ठीक, बात करते हैं कि भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक नया समझौता ज्ञापन यानी कि MOU सिग्नेचर किया है दोस्तों। और इस MOU से क्या होगा कि एक हिस्से के रूप में दोनों पक्ष MOU को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना विकसित करेंगे, और जिसमें कार्यवाही की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना भी शामिल होगी। देखिए दोस्तों, जब बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो रहा है तो दोस्तों इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच मजबूती आएगी, दोनों देशों का संबंध अच्छा होगा, और दोनों देशों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ सस्ते दामों पर और अच्छी गुणवत्ता युक्त दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की। अगला प्रश्न जो है आपका, जारुफ उल्लाह जमाली का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कहा जा रहा है जारुफ उल्लाह जमाली का हाल ही में निधन हो गया था दोस्तों, और वे किस देश के थे दोस्तों, तो वो देश थे आपके पाकिस्तान दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान के वे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आइए बात करते हैं हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यानी पाकिस्तान के बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों इस्लामाबाद है। यहाँ के अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, इमरान खान है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, आरिफ अलवी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, इमरान खान है, जिनके बारे में आप बहुत भली भांति परिचित हैं, हमेशा एक टिप्पणीजनक बातें करते रहते हैं भारत के विपक्ष में। और साथ ही साथ राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, आरिफ अलवी जी। हाँ, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, कई बार लोगों को आज भी नहीं पता है कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, तो दोस्तों 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था, और उसके एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी कि पाकिस्तान विभाजन जब हुआ था तभी दोस्तों पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। यहाँ की जो रुपया की बात करें, यहाँ की कौन सी रुपया है, तो दोस्तों पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ की राष्ट्रीय लैंग्वेज की बात करें यानी नेशनल लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो लैंग्वेज है दोस्तों वो है आपका उर्दू है। या इस्लामिक स्टेट कंट्री है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट है यानी कि इस्लामिक कंट्री है कौन, पाकिस्तान। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों, जिस तरह हमारे यहाँ भी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, उसी तरह यहाँ पर भी आधिकारिक भाषा जो है आपकी अंग्रेजी है दोस्तों। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि भारत में क्या करते हैं, अगर आपको भारत में कॉल करना है तो +91 कॉलिंग कोड होता है। ठीक है, भारत का +91 कॉलिंग कोड है, लेकिन पाकिस्तान का कितना है दोस्तों, +92 कॉलिंग कोड है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बेसिक डिटेल के बारे में दोस्तों। ठीक, आइए
आपको यानी कि 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स में क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था आपसे 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स में पूछा गया था दोस्तों कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे। तो मस्तुंगु अस्कावा यानी कि डीन बी, जो इसमें का 5 दिसंबर का करंट अफेयर्स में आंसर था, सॉरी, उसमें का जो आंसर था दोस्तों वो डी नंबर सही था। यानी कि जो प्रश्न था, एक बार मैं उस प्रश्न के साथ आंसर भी बता देता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो मस्तुंग अस्कावा जी थे, अस्कावा जी थे। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आज का प्रश्न है, यानी कि छठा प्रश्न जो है दोस्तों, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों। और एक प्रश्न है, अगर आप बता सके तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। और एक प्रश्न आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। इसके बारे में आप 2 से 3 प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे, आप अगर ऐसे ही देखकर चले जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो प्रश्न होगा, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना ही है हमेशा, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास किया करें और थोड़ा से गूगल पर जाकर सर्च किया करें, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी कलेक्ट होते जाए। तो दोस्तों, आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसको शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।